नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन ने लास्ट कल वीडियो में चर्चा की थी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में, जिसमें देखा था कि उस प्रथम चरण में यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व प्रदान किया था, जिसमें साधु सीताराम दास, नानजी व ठाकरे पटेल का बड़ा नाम आता उसमें, परंतु शुरुआत करने वाला कौन था? तो साधु सीताराम दास। उस दौरान हमने तीन प्रमुख जो जागीरदार देखे थे कि जागीरदार कृष्ण सिंह होता है, उसके बाद में पृथ्वी सिंह होता है और केसरी सिंह होता है। उस समय की प्रमुख घटनाओं की यदि बात करें तो कृष्ण सिंह के समय का जो चौरीकर था, तो कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह के समय का जो तलवार बंधाई अपमानित करिया, उसको उत्तराधिकार कर भी कह सकते हैं। हालांकि केसरी सिंह के समय की कोड ऑफ वार्ड के तहत वहाँ का जो प्रशासक है, वो प्रशासक अमर सिंह राणावत, वह वहाँ का जो अमर सिंह राणावत के सहयोग के लिए उसी कोड ऑफ वार्ड के तहत डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया था, और डायरेक्ट जो महाराणा के अधीन जो जागीर हो जाती है वो चर्चा की थी। ठीक है जी। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इस बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में, और इस द्वितीय चरण में मुख्य जो योगदान था वो था राष्ट्रीय जो कार्यकर्ताओं का। और एक ही जब वर्ड की बात करें तो कह सकते हैं राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, उनके द्वारा द्वितीय चरण को नेतृत्व प्रदान किया था, जिसमें मुख्य नाम आता है तो विजय सिंह पथिक व उनका सचिव, किसका? राजस्थान सेवा संघ का सचिव। अध्यक्ष तो कौन था? विजय सिंह पथिक व उसका सचिव रामनारायण चौधरी का। चलो देखते हैं अपन विजय सिंह पथिक के बारे में सबसे पहले तो, कि किस प्रकार से विजय सिंह पथिक हैं वो राजस्थान में आते हैं और यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम था वो था साहब भूप सिंह। क्या होता है? भूप सिंह इनका मूल नाम था। जाति से ये गुर्जर थे, और जो भूप सिंह है, इस भूप सिंह का जन्म होता है बुलंदशहर में। कहाँ होता है साहब? बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था, जो पड़ता है यूपी में। भूप सिंह जो थे, भूप सिंह महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, कौन कौन साहब? महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, वह बता सकते हैं सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आते हैं। किसके? सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों से, या कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाते हैं। कौन? भूप सिंह। और वो दौर ये था कि जब भारत में सशस्त्र जो विद्रोह, या कह सकते हैं सशस्त्र क्रांति शुरू होने जा रही थी। कौन सी क्रांति साहब? सशस्त्र क्रांति। 1857 की क्रांति अलग है, ये सशस्त्र क्रांति या सशस्त्र विद्रोह अलग है, यानी शस्त्रों के साथ प्रदर्शन करना। सशस्त्र क्रांति व 1857 की क्रांति में बड़ा ही कंफ्यूज है साहब कि सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? तो 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया था। सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र क्रांति का जो भामाशाह होता है वो दामोदर दास राठी होता है। कौन सा? दामोदर दास राठी। चलो आते हैं टॉपिक पर, कि जब भारत में सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र विद्रोह शुरू होने जा रहा था, उस दौरान मेन कौन था? नेशनल स्तर पर रास बिहारी बोस इसका नेतृत्व कर रहे थे, परंतु राजस्थान के संदर्भ में देखें तो केसरी सिंह बारट कर रहा था। हालांकि केसरी सिंह बारट नेशनल स्तर का एक कार्यकर्ता भी था, और साथ में यदि बात करें तो राव गोपाल सिंह खरवा की जिम्मेदारी थी। राव गोपाल सिंह खरवा की जिम्मेदारी थी कि आप सशस्त्र क्रांति को या सशस्त्र विद्रोह को राजस्थान में अंजाम दोगे, या कह सकते हैं कि उसका नेतृत्व करोगे। ठीक है। अब भैया राव गोपाल सिंह खरवा ने कहा कि भैया अपने पास राजस्थान में ऐसा कोई तकड़ा जबरदस्त युवा नहीं है जो इसमें भाग दौड़ करके इसको सफल बना सके, इसीलिए रास बिहारी बोस ने राव गोपाल सिंह खरवा के कहने पर, रास बिहारी बोस ने राव गोपाल सिंह खरवा के कहने पर भूप सिंह को राजस्थान भेजा था। किसको भेजा था? राजस्थान। भूप सिंह को राजस्थान भेजा। किसने भेजा? रास बिहारी बोस ने भेजा। किसके कहने पर भेजा? खरवा ठिकाने के राव गोपाल सिंह खरवा के कहने पर भेजा।
और राव गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह जो दोनों थे यहाँ सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व करना शुरू ही करते हैं। परंतु जो ही अंग्रेजों को इनके विद्रोह का पता चला तो अंग्रेजों ने इन्हें टोडगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया साहब। कौन से किले में? टोडबंद जो गढ़ है उस टोडगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया जाता। टोडगढ़ का किला कहाँ है? तो अजमेर में है और ये राजस्थान का एकमात्र वो किला है जिसका निर्माण किसने करवाया था साहब? अंग्रेजों ने करवाया था। किसने करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था। किसका? टोडगढ़ का। ठीक है, अब देखो टोडगढ़ के किले में नजरबंद किया है किस किस को? भूप सिंह को व खरवा के राव गोपाल सिंह खरवा को। परंतु भूप सिंह कहाँ इस किले में नजरबंद रहने वाला था? भूप सिंह यहां से हो जाता है साहब फरार। क्या हो गयो? फरार। कौन हो गयो? भूप सिंह। और भूप सिंह फरार होकर पहुंचता है कांकरोली। कांकरोली कहां पड़ता है साहब? राजसमंद में। और कांकरोली राजसमंद के पास में एक गांव पड़ता भाला गांव। कौन सा गांव? भाला गांव। और इस भाला गांव में एक पाठशाला की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? एक पाठशाला की स्थापना। उस पाठशाला के माध्यम से ही ये लोगों से मुलाकात भी करते थे और वहाँ पर शिक्षा वगैरह भी बच्चों को भी देते थे। इससे लोग भी ज़्यादा इनसे जुड़ चुके थे यहाँ पर इस पाठशाला के माध्यम से। और यहीं पर इन्होंने फिर अपना जो नाम भी इस टोडगढ़ की जेल से फरार होकर भूप सिंह के स्थान पर अपना नाम परिवर्तन कर लिया। और क्या नाम रखा साहब? विजय सिंह पथिक। कोई भी पूछता बताते नाम क्या भैया तो कहते विजय सिंह पथिक है। क्या है? विजय सिंह पथिक। उसके बाद में अंग्रेज इनका पीछा कर रही थे या कह सकते हैं मेवाड़ की सरकार भी इनका पीछा कर रही थी, इसलिए यहां से ये भागते हैं और ये आ जाते हैं ओछड़ी गांव में। कौन से गांव में साहब? ओछड़ी गांव में। और ओछड़ी गांव पड़ा चित्तौड़गढ़ में। और ये प्रारंभ में इस ओछड़ी गांव में लंबे समय तक रहते हैं। कौन? भूप सिंह रह रहे हैं। कौन से गांव में रह रहे हैं? इस ओछड़ी गांव में। और ओछड़ी गांव में रहते हुए भूप सिंह ने एक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कर दी थी। किसकी? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना। किस सभा की साहब? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो बता सकते हैं चित्तौड़ में की थी। यही ओछड़ी गांव में रहते हुए इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कर दी। परंतु भूप सिंह को कहाँ टाइम था कि इस विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन मैं कर सकूं। कालांतर में इस विद्या प्रचारिणी सभा का जो संचालन किया था ना, वो किया था हरिभाई किंकर ने। किसने साहब? हरिभाई किंकर ने इसका किया था संचालन। हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारिणी सभा का फिर संचालन किया। और इस विद्या प्रचारिणी सभा का कालांतर में जो मुख्य कार्यालय था वो अजमेर से था। यानी इसका जो विद्या प्रचारिणी सभा का केंद्र बन जाता वो क्या बन जाता है साहब? अजमेर बन जाता है। बात उस दौर की है कि इस विद्या प्रचारिणी सभा के जगह जगह जो सम्मेलन वगैरह हो रहे थे और उसी सम्मेलनों के चलते इस विद्या प्रचारिणी का एक सम्मेलन होता है चित्तौड़ में। और चित्तौड़ के क्षेत्र में जब सम्मेलन हो रहा था उस दौरान बिजोलिया से इस विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में यदि भाग लेने जाता है तो वो लेने जाता है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किया था। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। यानी साधु सीताराम दास हैं, वो साधु सीताराम दास विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चित्तौड़ जाते हैं। ठीक है साहब, कहाँ है? साधु सीताराम दास विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में भाग लेते हैं। और इस सभा में भाग लेते समय यहाँ इनकी मुलाकात हुई थी विजय सिंह पथिक से। किससे हुई थी? विजय सिंह पथिक से। और इस विद्या प्रचारिणी सभा का क्यों उद्देश्य क्या था? लोगों में जागृति फैलाना। ठीक है, जब विजय सिंह पथिक की मुलाकात कह सकते हैं सिद्धू सीताराम दास की मुलाकात विजय सिंह पथिक से हो गई थी तो सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को कहा कि आप हमारे बिजोलिया में आए। वह कुछ वहाँ के जो किसान हैं वो मेवाड़ सरकार से व अंग्रेजों से या कह सकते हैं वहाँ के जो कामदार व कर्मचारियों के शोषण से एकदम डरे हुए हैं। वो तैयार भी नहीं हो रहे, संगठित भी नहीं हो रहे। क्या पता आप उनको कोई मोटिवेशन दे तो वो तैयार हो जाएं। आंदोलन में सक्रिय भूमिका किसान नहीं निभा रहे थे इस दौर में। तब साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक है सन 1916 में कहाँ है साहब? बिजोलिया में आ गए थे। कहाँ आ गए? बिजोलिया। यानी
विजय सिंह पथिक की बिजोलिया में जो आने की यात्रा है वो यहां से शुरू होती है। कहां से? इस विद्या प्रचारिणी सभा के ही माध्यम से। चलो देखते हैं कि विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह, बुलंदशहर यूपी में जन्म, रास बिहारी बोस व सचिंद्र सान्याल के आने पर जो इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ रहे थे। भारत में सशस्त्र क्रांति या सशस्त्र विद्रोह के दौरान राजस्थान में केसरी सिंह बारट व राव गोपाल सिंह खरवाक इनका नेतृत्व कर रहे थे और राव गोपाल सिंह खरवा के कहने पर ही भूप सिंह को रास बिहारी बोस ने राजस्थान भेजा था। ये यहाँ पर अंजाम देने वाले ही थे इस विद्रोह को, सशस्त्र को, परंतु टोडगढ़ जेल में इनको टोडगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया जाता है। यहां से फरार, नाम बदल के विजय सिंह बहला गांव में एक पाठशाला की स्थापना की। फिर ओछड़ी चित्तौड़ में अपने काफी समय तक रहे थे। फिर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कर दी और विद्या प्रचारिणी सभा का कालांतर में संचालन किसने किया? हरि भाई किंकर ने। और जो इनका विद्या प्रचारिणी सभा का मुख्य केंद्र क्या था? तो वो था अजमेर। विद्या प्रचारिणी सभा का जो उद्देश्य था वो यही था, लोगों में जागृति फैलाना। जगह जगह इसके सम्मेलन होते थे और इसी विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में जो एक बार बिजोलिया से साधु सीताराम दास पहुंचते हैं और साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आने का निमंत्रण दिया और साधु सीताराम दास के कहने पर ही विजय सिंह पथिक हैं वो कहाँ आते हैं साहब? बिजोलिया आते हैं। कहाँ आए? बिजोलिया। कब आए? 1916 में आए। और सेकंड चरण कब से शुरू होता है? 1916 में। यानी हम बता सकते हैं कि विजय सिंह जो पथिक थे वो विजय सिंह पथिक सन 1916 में बिजोलिया पहुंच गए। यहाँ जो ही बिजोलिया पहुंचे, इन्होंने बिजोलिया में किसानों को देखा। किसानों की बुरी दशा थी। यहाँ के किसान मेवाड़ की सरकार से कह सकते हैं या अंग्रेजों से, वह यहाँ के जो कर्मचारी व कामदार थे उनसे डरे हुए थे और वो संगठित ही नहीं हो रहे थे। किसान भैया तैयार ही नहीं हो रहे थे। अन्यथा 1897 से जो आंदोलन चल रहा वो या तो इतने दिनों में सफल हो जाना चाहिए या उसका पूर्णतः दमन हो जाना चाहिए, परंतु एक तरह से सक्रिय भूमिका किसान नहीं निभा रहे। तब सबसे पहले विजय सिंह पथिक ने यहाँ आते ही विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से ही सबसे पहला काम किया, किसानों को संगठित किया। क्या किया साहब? किसानों को यहाँ पर संगठित किया। कई इन्होंने यहाँ पाठशालाएं खोली। गांव में क्या खोली? पाठशालाएं खोली। गांव में इन्होंने अखाड़े खोले और ये अखाड़े व पाठशाला विद्या प्रचारिणी जो सभा थी वो किसानों की आंदोलन का केंद्र ही बन गए। क्या बन गए? केंद्र बन गए। किसान ज्यादा से ज्यादा जागृत होने लगे। यहाँ उन्होंने कुछ उन व्यक्तियों को चुना जो कुछ शिक्षित थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है साहब माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा से इनकी मुलाकात हुई। माणिक्यलाल वर्मा एज यहाँ कर्मचारी थे इस दौरान, न तो कोई किसान होते हैं, ये किसान का कार्य यहाँ इनके पूर्वज जरूर करते, परंतु माणिक्यलाल वर्मा इस दौर में क्या थे? यहाँ कर्मचारी थे जब विजय सिंह पथिक कहाँ थे? बिजोलिया। यानी आप जैसे जो शिक्षित लोग हैं, आप यदि इन किसानों का साथ नहीं दोगे तो ये किसान हैं वो अपने आप तैयार नहीं हो सकते। इसलिए माणिक्यलाल वर्मा को इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिलवा दिया कि भैया नौकरी छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं। फिर माणिक्यलाल वर्मा को ये तैयार करते हैं और माणिक्यलाल वर्मा को कह सकते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा को देश सेवा की शपथ दिलवाने वाला कौन था? किसकी साहब? माणिक्यलाल वर्मा को देश सेवा की इन्होंने शपथ दिलवाई थी पार्श्वनाथ जैन मंदिर में। किसने? विजय सिंह पथिक ने। या कह सकते हैं विजय सिंह पथिक के कारण ही माणिक्यलाल वर्मा अपनी नौकरी का त्याग देते हैं या नौकरी छोड़कर देश सेवा में संलग्न हो जाते हैं। या कह सकते हैं माणिक्यलाल वर्मा देश सेवा की शपथ इनको जो दिलाने का कार्य किया था विजय सिंह पथिक ने किया था पार्श्वनाथ जैन मंदिर में। और माणिक्यलाल वर्मा के माध्यम से ये मेवाड़ की दशा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अजय यहाँ क्या था? कर्मचारी था। हर प्रकार की मेवाड़ सरकार के भी कुछ ये भेद जानता था। यहाँ के अन्य कर्मचारी या कामदार थे उनके बारे में माणिक्यलाल वर्मा जानता था। तो मेवाड़ की जो स्थिति थी वर्तमान, या कह सकते हैं बिजोलिया के किसानों की स्थिति थी, उनसे अवगत कराने का कार्य भी किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा। फिर उन्होंने यहां देखा कि क्या कमी रही है। आखिर जो 1897 में
आंदोलन शुरू हुआ था वो सफलता को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरी प्रमुख यदि कमी की बात करें तो यहाँ कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं था, ऐसा कोई जो समाचार पत्र नहीं है जो इस आंदोलन के बारे में लिख सके, वह लोगों को जागृत कर सके, या कह सकते हैं उस दौरान जो नेशनल स्तर पर जो संगठन था कांग्रेस तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। इसलिए इन्होंने ये कमी भी दूर की। और ये कमी किस समाचार पत्र, तो बता सकते हैं प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। प्रताप समाचार पत्र का जो संपादक करने का कार्य करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इन गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी साहब। किसकी राखी? चांदी की राखी। चांदी की राखी भेजना यह नहीं कि वह कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे या अपने आप में कोई एटीट्यूड था। चांदी की राखी भेजना गणेश शंकर विद्यार्थी का सम्मान करना था, या कह सकते हैं एक जिम्मेदारी का भार देना था। चांदी की राखी के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों की दुर्दशा थी उस दुर्दशा का आंकलन किया, या कह सकते हैं उनके बारे में लिखा था। ये नहीं यही एक ही समाचार पत्र का योगदान था, इनके अलावा भी प्रताप नामक समाचार पत्र के अलावा भी राजस्थान सेवा संघ के जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन समाचार पत्रों में भी जो बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपती थी, जिसमें अपन ने पहले चर्चा भी की। राजस्थान सेवा संघ के जो समाचार पत्र थे जिसमें राजस्थान केसरी नाम आता है साहब, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान, जो अपन ने पहले राजस्थान सेवा संघ पर भी अलग से एक वीडियो बना रखा उसमें चर्चा की। इनके अलावा भी यदि हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक का जो मराठा समाचार पत्र था, बाल गंगाधर तिलक का मराठा समाचार पत्र है, उनके माध्यम से भी बिजोलिया किसान आंदोलन की दशाओं का जो वर्णन किया गया या लोगों में उसका प्रचार प्रसार किया गया। उसके बाद में उस दौरान कलकत्ता से एक समाचार पत्र भारत मित्र नाम से, किस नाम से साहब? भारत मित्र नाम से प्रकाशित होता था। उसमें भी जो योगदान रहता है बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को लेकर। इलाहाबाद से अभ्युदय नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था, इनमें भी खबरें छपती थी। परंतु बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन की सर्वप्रथम जो खबरें हैं वो प्रताप नामक समाचार पत्र से ही छपने लगी। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक के मराठा है, कलकत्ता के भारत मित्र हैं, इलाहाबाद के अभ्युदय व राजस्थान सेवा संघ के भी जो समाचार पत्र थे उन में भी, और इससे ये लोग प्रोत्साहित भी हुए यहाँ के। और यहाँ के जो साधु सीताराम दास से जो रामनारायण ये चौधरी है उनके साथ मिलकर यहाँ से भी डंको नामक समाचार पत्र का भी लिखित में, या कह सकते हस्तलिखित डंको नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन करने लगे थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक जो पूर्व में चल रही थी पंचायत, जो पूर्व में कौन सी पंचायत थी यहाँ पर ऊपरमाल में, या कह सकते हैं बिजोलिया में, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक जाति कौन सी? धाकड़। तो इन्होंने धाकड़ पंच बोर्ड को समाप्त कर दिया, धाकड़ पंच बोर्ड। उसके बाद में बता सकते हैं किसान पंच बोर्ड, और धाकड़ पंच बोर्ड व किसान पंच बोर्ड के स्थान पर विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया साहब। किस पंच बोर्ड का? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर दिया है। किसने कर दिया है? विजय सिंह पथिक ने कर दिया है। और जगह जगह पंचायत, हर गांव में इनकी पंचायतों की स्थापना की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड इनकी शाखाएं स्थापित की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की यदि बात करें तो स्थापना 1917 में की थी। कब की थी साहब? 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, और मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया गया था। किस पटेल को? मन्ना पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड इससे पहले धाकड़ पंच बोर्ड व किसान पंच बोर्ड भी थे, और किसान पंच बोर्ड की यदि बात करें तो इसकी स्थापना साधु सीताराम दास करते हैं साहब, ठीक है। परंतु मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। उसके बाद में एक जो आर्थिक कोष की स्थापना की, किसकी? आर्थिक कोष की स्थापना की थी। आर्थिक कोष में जो किसान है वो अपने हिसाब से चंदा जमा करते थे। वह किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन के लिए आर्थिक जो जुटा रहे थे, किसमें? आर्थिक कोष में।
किसमें? आर्थिक केंद्रीय कोष की स्थापना की, जिसमें किसान अपने हिसाब से हैं वो चंदा जमा करे, वह आर्थिक सहयोग प्रदान की। यानी राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष विजय सिंह पथिक बिजोलिया में आने के बाद में याद रख सकते हैं प्रमुख 5 कार्य किए थे, जिसमें सबसे पहले किसानों को संगठित किया, पाठशाला व अखाड़े खोले गए और ये अखाड़े किसान आंदोलनों के केंद्र बनते। बाद में माणिक्यलाल वर्मा जैसे जो शिक्षित वर्ग के कुछ लोग थे, उनको कर्मचारी जो थे वो जिसमें सबसे बड़ा नाम माणिक्यलाल वर्मा का, जिनको देश सेवा की शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर ये समाचार पत्र में बिजोलिया बुलाते हैं और इसी के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक के मराठा का भी योगदान है, कलकत्ता के भारत मित्र का योगदान है, इलाहाबाद के अभ्युदय समाचार का योगदान है, तो राजस्थान सेवा संघ के भी समाचार पत्रों का योगदान है। इसे जो प्रेरित होकर ये डंको नामक समाचार पत्र भी साधु सीताराम दास हैं वो यहां से प्रकाशित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चौथा कार्य था धाकड़ पंचबोर्ड व किसान पंचबोर्ड के स्थान पर उपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया, जिसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया साहब। ठीक है, उसके बाद में यहां एक केंद्रीय आर्थिक कोष की स्थापना की जाती है, जिसमें किसान है वो आर्थिक सहयोग या आर्थिक सहयोग के स्वरूप जो कुछ राशि है, चंदा है, वो निर्धारित चंदा इसमें जमा करवा सके। बढ़िया ठाट है एकदम जी। किसान आंदोलन थोड़ी थोड़ी गति पकड़नी शुरू कर दी, मान लो बढ़िया तरीका, एकदम व्यवस्थित तरीके से किसान आंदोलन गति पकड़ रहा है। इस दौरान अंग्रेजी सरकार को पता चलता है कि विजय सिंह पथिक नामक एक इंसान है जो बिजोलिया में किसानों को संगठित कर रहा है, किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहा है, इसलिए अंग्रेज इनका पीछा करते हैं। किसका? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का जब अंग्रेज पीछा करते हैं तो विजय सिंह पथिक थे वो विजय सिंह पथिक हो गए साहब भूमिगत। और भूमिगत तो ये जगह जगह रहते थे, परंतु मुख्य रूप से ये रहते थे उम्मा जी के खेड़े में। किसके? उम्मा जी के खेड़े में। उम्मा जी कौन था साहब? उम्मा जी था किसान। और बता सकते हैं कि किस किसान का खेत या खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का केंद्र बना था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उम्मा जी का खेत व खेड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या बन जाता है साहब? केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर जो संदेशवाहक होते थे वो संदेशवाहक विजय सिंह पथिक को यहाँ की जो हलचलों के बारे में जो बाहर जो भी गतिविधियां होती थी, चाहे वो मेवाड़ सरकार की हो चाहे वहां के कामदार कर्मचारियों की हो, हर गतिविधियों के बारे में विजय सिंह पथिक को जानकारी प्रदान कर दी जाती थी। अब देखो संदेशवाहकों में यदि सबसे बड़ा संदेशवाहक का नाम है इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, तो वो है साहब तुलसी भील का। किसका है? तुलसी भील। और तुलसी भील बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान वो संदेशवाहक होता है जो 24 घंटे में 70 मील की दूरी तय करता था साहब। 70 मील है, ये किलोमीटर नहीं है, 70 मील की दूरी तय करता था। 70 मील की दूरी, वो भी पैदल चलकर। कौन? संदेशवाहक तुलसी भील। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान संदेशवाहक का कार्य तुलसी भील कर रहा था, जो 24 घंटे में 70 मील की दूरी, भैया लगभग 112 किलोमीटर हो जाते हैं। एक मील में 1600 मीटर हुए हैं और 1600 मीटर एक मील में 112 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 24 घंटा। अरे 24 घंटा साहब 24 किलोमीटर जानो ही दोबर हो जाए ना। चलो जो भी है, यानी ये तुलसी भील कौन थे? संदेशवाहक का कार्य करते थे। विजय सिंह पथिक ने भूमिगत रहते हुए हरियाली अमावस्या के दिन, किस दिन साहब? हरियाली अमावस्या के दिन यहां से क्रांति का बिगुल बजाते हैं। क्रांति का बिगुल बजा दिया था। हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित में धर्म युद्ध की ठान लो। चंद पंक्तियों के साथ ये यहां से भूमिगत रहते हुए विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया में क्रांति का या कह सकते हैं किसान आंदोलन के लिए बिगुल बजा देते हैं। और इस बिगुल बजाने के बाद में ही यहाँ के जो किसान थे
जो राजस्थान सेवा संघ के अन्य जो सदस्य थे उनके सहयोग से यहाँ पर असहयोग आंदोलन वगैरह शुरू करते हैं। और किस प्रकार से फिर विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और महात्मा गांधी किस प्रकार से अपना सचिव भेजते हैं और यहाँ पर एक जांच आयोग का गठन होता, जो आगे अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।